मेरे बड़े भाई साकिब शबीर साहब। मैं जब छोटा था तो वो क्या किया करते थे कि वो उन्होंने ना खुद से ही एक पुर्जा सा एफएम का उन्होंने डिजाइन किया, क्योंकि वो इंजीनियर थे। तो उन्होंने गांव की हद तक एक ट्रांसमीटर बना लिया कि जिसकी ट्रांसमिशन जा सकती थी। अच्छा, ये आपके लिए मैं नई बात बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल। तो वो रात को बैठ के 12-2 बजे उठ के ना वो प्रोग्राम किया करते थे कि मैं हूँ आपका मेजबान साकिब शबीर, और मैं पास बैठ के खेल रहा होता था। तो वो मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि यार ये क्या चल रहा है। बड़ा मशहूर ड्रामा है बचपन का, आपकी यादें भी उससे बड़ी होंगी, ऐनक वाला जिन। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसकी टीम हमारे गांव में आ गई। फंक्शन के दौरान उन्होंने एक ऐलान ये किया कि जो बच्चा स्टेज पे आके 1 मिनट में टॉपिक हम देंगे, ये बोले कि अगर मेरे बस में होता तो मैं क्या करता, ये हमारा टाइटल है। 1 मिनट में उसने आगे बोलना है तो हम उसे इनाम देंगे। तो मैंने नाव देखा था, मैं चला गया स्टेज पे। हम तो बैठे हैं, जानते हैं किस तरह ये न्यूज पढ़ते हैं। जी हाँ, ठीक है। हमारे नाज़रीन भी कुछ ऐसे हैं, वो देखते हैं ये बड़ा इजी काम है या क्या तरीका है। टीवी के सामने बैठ के जो बंदा खबरें पढ़ता है, क्या चल रहा होता है उस वक्त स्टूडियो में, बैक ऑफ माइंड क्या होता है, पीछे वाली टीम आपको कैसे बता रही होती है ये करना है, इस तरह करना है, इसके बारे में कुछ आपने इसका नोटिस किया होगा कि खबर पढ़ते पढ़ते अचानक कहते हैं जी कि ब्रेकिंग न्यूज। बेसिकली वो एकदम कुछ हैपन हुआ, उनके पास खबर आई और वो उन्होंने डायरेक्टली वो आपके प्रॉम्प्टर में डाली और ये बताया कि ये ब्रेकिंग न्यूज की नौयत क्या है। क्या ये कोई खुदा नास्ता कोई हादसा हो गया है, कोई सेलिब्रिटी, कोई एक्सीडेंट, कोई फौतगी, तो उसकी फिर टोन ये होगी। हाँ बिल्कुल। और अगर किसी सेलिब्रिटी की शादी होगी है तो उसकी टोन और होगी। खुशी के लम्हे। और एज ए एंकर काम किया जी, एफएम पे भी काम किया जी। ये ड्रामों की तरफ रगबत कैसे हुई, और ये भी मुझे बताएं कि मैंने ये भी देखा है आपकी काफी वीडियो वगैरह, मॉडलिंग भी आपने की है जी। तो इसके पीछे क्या राज़ो नियाज़? मुझे मौका मिला लाहौर में एक प्ले करने का जिसका नाम था कैदी नंबर। ठीक है। तो वो उसमें मैं कैदी था उसके अंदर, और उसके बाद फिर एक आया खुदा के बाद, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी मैंने किया। और इसके बाद फिर मुझे एक मौका मिला एक गाने में एज अ मॉडल काम करने का। वो कोई सॉन्ग था इसके साथ, फिल्मी एक्टर लैला के साथ। वही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी आज एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत है। आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है किसी तारफ की मुताबिक नहीं है, सहाफ़त की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। छोटी सी उम्र में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़तों और नेमतों से नवाजा है। आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं जनाब सीनियर एंकर पर्सन मोहतरम आसिफ शबीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मजाज? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आसिफ भाई मैं आपका बहुत ज्यादा मशकूर हूँ, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी आते हैं, और आपका तो मैं जाती तौर पे जानता हूँ, टाइम बहुत शॉर्टेज होता है, 15, 20, 25 दिन। तो मैं बहुत ज्यादा मशकूर हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बात मैं भी कहना चाहूँगा कि मैं इन दिनों अब्रॉड में मुकीम हूँ, तो सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए जो सबसे ज्यादा चीज मुझे मिलती है ना, वो मुझे मेरे भाई का फेस नजर आता है, अरशद भाई का। तो आप बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और मेरी प्राउड की बात है कि अपने नाज़रीन के लिए कि हम दोनों एक गांव से हैं, इसलिए मेरा जो प्राउड है वो ज्यादा बढ़ जाता है माशाल्लाह। वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया। आज एक प्रोग्राम की तरफ, सहाफत में आने से पहले FM 97 को आपने ज्वाइन किया, जो आपकी पहचान बना, इस बारे में कुछ बताएं। किस तरह इसकी तरफ आमद हुई, या कैसे शौक पैदा हुआ, वो कौन सी ऐसी शख्सियत देखी या FM के प्रोग्राम देखे कि इसको ज्वाइन करने का ही फैसला कर लिया है? इस बारे में कुछ बताइएगा। FM बिल्कुल ठीक कहा कि मेरी बाकी जो पहचान है ना वो बना FM रेडियो 97 जो कि खारिया में है। इस तरफ मैं कैसे आया, बेसिकली ये मैं कह सकता हूँ कि कुछ तो 50% मेरा टैलेंट था, गॉड गिफ्टेड, अल्लाह ताला ने नवाजा था, लेकिन 50% मेरे घर का माहौल था बेसिकली। और मैं जिस शख्सियत से इंस्पायर हुआ ना, वो 2 शख्सियत हैं। एक है मेरे वालिद साहब और दूसरे मेरे बड़े भाई साकिब शबीर साहब। मैं जब छोटा था तो वो क्या किया करते थे कि वो उन्होंने ना खुद से ही एक पुर्जा सा FM का उन्होंने डिजाइन किया, क्योंकि वो इंजीनियर थे। तो उन्होंने गांव की हद तक एक ट्रांसमीटर बना लिया कि जिसकी ट्रांसमिशन जा सकती थी। अच्छा, ये आपके लिए मैं नई बात बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल। तो वो रात को बैठ के 12-2 बजे उठ के ना वो प्रोग्राम किया करते थे कि मैं हूँ आपका मेजबान साकिब शबीर, और मैं पास बैठ के खेल रहा होता था। तो वो मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि यार ये क्या चल रहा है। अच्छा। तो जिससे वो बात क्या करते थे, तो गांव में तो शायद उन्हें कोई 1-2 ही लोग सुनते होंगे, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन बेसिकली वो करना क्या हुआ कि वो सारी वाइब्स मैंने
वहां से पिक कर लिया लिया कि भाई ये मैंने जरूर करना है। तो बेसिकली सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है साकिब शब्बीर साहब, जो कि मेरे बड़े भाई हैं, और फिर वालिद साहब भी, जो कि वालिद साहब भी माइक के साथ उनका एक ताल्लुक रहा है। बिल्कुल करते तो ऐसे करते करते जनाब दिन आगे बढ़े। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे गांव के अंदर एक बड़ा मशहूर ड्रामा है बचपन का, आपकी यादें भी उससे बड़ी होंगी, ऐनक वाला जिन। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसकी टीम हमारे गांव में आ गई। ये मैं बड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ, ये आज से कोई 18-19 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल। तो उन्होंने हमारे गांव के प्राइमरी स्कूल में आके एक फंक्शन किया, और फंक्शन के दौरान उन्होंने एक ऐलान ये किया कि जो बच्चा स्टेज पे आके 1 मिनट में टॉपिक हम देंगे, ये बोले कि अगर मेरे बस में होता तो मैं क्या करता, ये हमारा टाइटल है, 1 मिनट में उसने आके बोलना तो हम उसे इनाम देंगे। तो मैंने नाव देखा था, मैं चला गया स्टेज पे। ठीक है, मैंने कहा भाई जो बोलना बाद में बोलेंगे, सोचेंगे, स्टेज पे चलो सही। तो मैं चला गया, सडनली उन्होंने मेरे हाथ में माइक दिया, तो वहां पे मैंने कहा मैं आ तो गया, अब क्या बोलूं मैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे किस्मत लिखी हुई थी कि गो एंड लाइक मैं गया, तो मैंने शुरू कर दिया बोलना, लाइक मैं ये करूंगा वो करूंगा वगैरह वगैरह। तो उनको मेरी बातें इसलिए पसंद आई कि यार ये छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बातें कैसे कर सकता है ना। तो वो दूसरी बात है जिसने मुझे मेरा रास्ता हमवार किया, तो फिर रगबत हुई। ऐसे ही है। तो बस फिर मेरे एक दोस्त हैं जैन, उन्होंने मेरी सीवी जमा करवाई। सीवी पर मेरा ऑडिशन हुआ, ऑडिशन के बाद 2018 में मैंने रेडियो ज्वाइन किया। और उसके बाद मेरा ये सफर शुरू हुआ, और आज मैं जो कुछ भी हूँ बेसिकली वो रेडियो पे अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम आसिफ शब्बीर है से शुरू हुआ। और ये सारा क्रेडिट मैं 97 की टीम को, उस स्टूडियो को देता हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका प्रोवाइड किया कि भाई आप बोल सकते हो। तो बेसिकली मेरी शुरुआत इस तरह से हुई थी रेडियो के हवाले से। FM 97 से आगाज किया, इसके अलावा भी कोई FM दूसरे जो हैं रेडियो स्टेशन, इन पे भी काम करने का इत्फाक हुआ है? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जब मैंने 97 ज्वाइन किया तो बड़ा दिल में खौफ हुआ करता था कि शायद 2-4 प्रोग्राम्स के बाद ये किक आउट कर दें कि नहीं यार तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है, बात नहीं करनी आती। तो मैं माइंड ये बना के आया था कि 2-4 प्रोग्राम करेंगे, इसके बाद वापस घर। लेकिन वो अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ लिखा होता है। वो यहाँ पे 2 साल काम करने के बाद मुझे फिर ऑफर हुई रेडियो आवाज़ 105 FM से, गुजरात। अच्छा। वो बेसिकली बहुत बड़ा नेटवर्क है पंजाब के अंदर, बिल्कुल मिर्जा नईम साहब का। और उधर मैंने काम किया। फिर दिल FM 102, वो बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो भी गुजरात के अंदर ही है, लेकिन वो पूरे पंजाब में उसकी जाती है ट्रांसमिशन, वहाँ पे किया। फिर उसके बाद मैंने रेडियो पाकिस्तान पे मुझे जाने का मौका मिला, वहाँ पे किया। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का FM कैंपस था, हाँ बिल्कुल, तो उन्होंने मुझे कहा। तो ऐसे कह लें कि मिला के कुछ 4-5 FM पे मैंने काम किया 97 के अलावा। तो ये एक्सपीरियंस FM का कह लें कि मेरे साथ है, जिसमें मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मेरा बेसिकली तारुफ एक रेडियो जॉकी है, FM का प्रेजेंटर। जी अच्छा, अब मुझे बताएंगे FM से टीवी चैनल का सफर कैसा रहा, और न्यूज एंकर का एक्सपीरियंस, इस बारे में भी कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। अरशद भाई, जब मैं FM पे काम कर रहा था ना, तो मैं जो हमारे लोकल साफी हैं, हाँ, बहुत सारे हैं, बिल्कुल, मैं इनको देखता था, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, बड़े बड़े अच्छे नेम से यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं एक चीज़ सोचता ज़रूर था कि यार ये नाम तो बहुत अच्छे हैं, काश ये सिर्फ खारिया की हद तक क्यों रह गए हैं, इन्हें बाहर निकलना चाहिए, बड़ी आवाज़ें हैं। तो लेकिन उनसे तो मैं बात ना कर सका, लेकिन मैंने अपने आप से ठान ली कि मैंने कहा नहीं यार, मैंने ना ये खारिया से बाहर निकलना है। ठीक है, खारिया की छाप अपने ऊपर नहीं रहने देनी चाहिए कि हाँ जी एक लड़का खारिया में, नहीं, बाहर निकलना। तो 2015 में मैं डरता डरता गया इस्लामाबाद में एक सीवी लेके ऑडिशन देने के लिए एज अ न्यूज एंकर। अच्छा। जी हाँ, मैंने अपना ऑडिशन वहाँ पे दिया और सीवी दी। उन्होंने ऑडिशन के लिए मुझे फाइनल किया। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी लुक्स इस तरह की है कि आप एंकर के लिए ठीक हो, मुनासिब हमारे लिए। ठीक है जी, ऑडिशन लिया। उन्होंने 2-4 लाइनें दी न्यूज़ पढ़ने के लिए। तो मैंने न्यूज़ पढ़ी तो वो उनको अच्छी लगी, वो इसलिए कि 97 ने मेरी ट्रेनिंग कर दी हुई थी एज अ न्यूज़ कास्टर, क्योंकि हम इधर खबरें पढ़ा करते थे। तो 1 गो के अंदर उन्होंने कहा कि आप बाहर वेट करें, वो बस सिलेक्शन हुई। और जब वो मैसेज मैंने इस्लामाबाद से बैठ के 97 पे दोस्तों को किया, तो इनके लिए हैरानगी की बात थी कि हम में से भी कोई लड़का वहां पे पहुंच सकता है। तो उसके बाद फिर बहुत सारे लड़के यहाँ से निकले 97 से, जो पाकिस्तान के नामवर टीवी चैनल्स पे गए। तो वो बेसिकली पायनियर मैं ही बना इस मैटर में भी, कि मैं गया तो फिर पीछे एक लाइन लगी। तो ये इस तरह से मेरा वहां पे जाना हुआ कि भाई खारिया से बाहर निकलना है। ठीक है। तो इस्लामाबाद, लाहौर, फिर सब मैंने किया ये वाला। वो कौन सी ऐसी बातें या वजूहात बनी? शोबे तो देखें सहाफत में बहुत ज्यादा। जी हाँ,
एज ए न्यूज एंकर इसको चूज क्यों किया, इसके पीछे क्या बात थी? मैं बड़ा कंफ्यूज रहा दो बातों के अंदर अच्छा। कि शुड आई गो टूवर्ड्स लाइक शोबिज और शुड आई गो टूवर्ड्स मीडिया। ठीक है। कि दोनों मुझे फील होता था कि यार मैं कर सकता हूँ कि शोबिज में भी जा सकता हूँ एज अ मॉडलिंग और एक्टिंग, और इधर भी जा सकता हूँ। लेकिन क्या था कि फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का था कि शोबिज थोड़ा बहुत मैंने किया है, मैं बताता हूँ लेटर ऑन, मैंने थोड़ा बहुत शोबिज भी किया है, लेकिन फैमिली वैल्यूज को लेके ना मैं समहाउ फील करता था कि यार ये हम लोग इस तरह के शायद नहीं है, तो वो वालिद साहब या फैमिली बैकग्राउंड उस पे तो खैर मुझे फिर मीडिया की तरफ खारियां, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से मैस कम्युनिकेशन की डिग्री ली हुई है। ठीक है। तो अभी कह सकते हैं कि प्रॉपर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ विद लाइक डिग्री होल्डर। ठीक है। वैसे तो जर्नलिस्ट यहाँ पे बहुत सारे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मैं किसी पे तनकीद नहीं करता, लेकिन मेरा प्राउड ये है कि मेरे पास वो 4 साल की डिग्री है जो कि मैंने प्रॉपर वे में पाकिस्तान के सबसे ज़बरदस्त जो लेक्चरार हैं उन्होंने मुझे पढ़ाया है, और फिर बाय एंड द एंड मेरे पास वो डिग्री है कि मैं बता सकता हूँ हाँ जी मैं एक सहाफ़ी हूँ। तो उसी की बेस के ऊपर फिर मैंने कहा जब मैंने डिग्री कर ली है तो मुझे जो है इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, इसलिए फिर मैंने कह लें कि फिर इसकी तरफ टेलीविजन और फिर सब आगे बढ़ता चला गया, तो ये चीज़ें होती चली गई। अब कुछ हमारे नाजरीन को बताएं, हम तो बैठे हैं जानते हैं किस तरह ये न्यूज़ पढ़ते हैं। जी हाँ। ठीक है। हमारे नाजरीन भी कुछ ऐसे हैं वो देखते हैं ये बड़ा इजी काम है या क्या तरीका है, देखते हैं ना, एक बंदा आया कैमरा ऑन किया वो न्यूज़ पढ़ रहा है, सीधा सा काम है। हालांकि अगर जो मैं आपसे पूछने लगूंगा आप बताएंगे तो बंदा हैरान हो जाता है। तो हमारे नाजरीन को बताएंगे टीवी के सामने बैठ के जो बंदा खबरें पढ़ता है क्या चल रहा होता है उस वक्त, स्टूडियो में बैक ऑफ माइंड क्या होता है, पीछे वाली टीम आपको कैसे बता रही होती है ये करना है इस तरह करना है, इसके बारे में कुछ बताइए। अरशद भाई आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया। ये वाला सवाल मैंने उस बंदे से भी पूछा ना जिसका तजुर्बा खबरें पढ़ते हुए 15-20 साल हो गया हुआ है। अच्छा। तो उसका भी आंसर यही था जो मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है। कि ये बड़ी हॉट सीट है। हॉट सीट हकीकत है। जब कैमरा ऑन हो चुका हुआ है वैसे बात करनी हो रहा है, अरशद भाई क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है लाइफ में, ये है वो है, ठीक है, लेकिन एक स्क्रिप्ट को फॉलो करना जिसमें आप अपनी मर्जी के खिलाफ आप ये भी नहीं कर सकते, हकीकत आपने फॉलो करना है। तो ये बड़ी हॉट सीट है। बेसिकली होता क्या है कि जब आपने रिमोट से टीवी को ऑन किया और आगे एंकर जो है वो 2 पीस के अंदर, लाइक उसने 3 पीस पहना हुआ है, टाई वगैरह, अच्छा दिख रहा है, खबरें पढ़ रहा है जी कि आज पाकिस्तान की बात करते हैं, कुछ बात मौसम की। तो बेसिकली वो तो स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा है, सामने प्रॉम्प्टर होता है उस पर खबरें चल रही होती हैं, लेकिन मीनवाइल उसके कान में होती है IFP, IFB सारी बोलते हैं शायद, मुझे अब भूल रहा हूँ मैं, वो बेसिकली इंटरनल फीडबैक के लिए उसके कान में होता ही है, वो उसे क्या कहते हैं, हेडफोन कह लें या फिर ईयरफोन कह लें, जो कि आप लोगों को नजर नहीं आती, वो बड़ी बारीक होती है, वो कनेक्ट होती है पीछे मास्टर रूम से। मास्टर रूम वाले कहीं और बैठे हुए हैं, मे बी वो साथ वाले रूम में बैठ के आपको मॉनिटर कर रहे हैं, वो इवन ये भी बता रहे होंगे कि भाई तुम्हारा ये वाला बाल थोड़ा सा नीचे आया है, इसको ठीक कर लो, तो वो आपको मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा। तो वो ये देख रहे होते हैं, फिर उनके ऊपर कोई और होता है जी कि हाँ जी अब ये खबर आ रही है, अब ये खबर आ रही है। हाँ, बिल्कुल। आपने अक्सर का नोटिस किया होगा कि खबर पढ़ते पढ़ते अचानक कहते हैं जी कि ब्रेकिंग न्यूज। बेसिकली वो एकदम कुछ हैपन हुआ, उनके पास खबर आई और वो उन्होंने डायरेक्टली वो आपके प्रॉम्प्टर में डाली और ये बताया कि ये ब्रेकिंग न्यूज की नौयत क्या है, क्या ये कोई खुदा नास्ता कोई हादसा हो गया है, कोई सेलिब्रिटी, कोई एक्सीडेंट, कोई फौतगी, तो उसकी फिर टोन ये होगी। हाँ बिल्कुल। और अगर किसी सेलिब्रिटी की शादी होगी है तो उसकी टोन और होगी, खुशी के लम्हे और है। हाँ, और पाकिस्तान मैच जीत गया उसकी टोन और होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली हम लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं और हमारा प्रोड्यूसर कहीं और बैठा होता है, तो उसको हमने डील करना होता है, लेकिन उसके बताए हुए रास्ते से हम बाहर नहीं जा सकते। फिर सवाल जो करना है वो भी हमने ज्यादातर फॉलो, वो हमें बताते हैं कि आपसे ये सवाल करें। थोड़ी बहुत लिबर्टी होती है कि अगर एंकर अच्छा है तो कहते हैं यार वी ट्रस्ट यू, खेल खेल, बिल्कुल बिल्कुल, इसको फंसा, इसको खींच, इसको फारिग कर। तो ये वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, सिचुएशन के ऊपर। तो बेसिकली ये स्टोरी होती है। अब आ जाए कि एज ए एंकर काम किया जी, FM पे भी काम किया जी, ये ड्रामों की तरफ रगबत कैसे हुई? और ये भी मुझे बताएं कि मैंने ये भी देखा है आपकी काफी वीडियो वगैरह, मॉडलिंग भी आपने की है जी, तो इसके पीछे क्या राज़ो नियाज़ है, इस बारे में भी कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। ये आपने मेरे काम की बात की है। वैसे मेरा असल मेरा ब्रेड एंड बटर शुरू से रहा है लाइक मॉडलिंग या एक्टिंग। ठीक है जी, मुझे शुरू से शौक था एक्टिंग का, बेसिकली रेडियो से भी पहले। अच्छा जी हाँ, मुझे बड़ा शौक था। मुझे मौका मिला लाहौर में एक प्ले करने का जिसका नाम था कैदी नंबर।
ठीक है। तो वो उसमें मैं बेसिकली मैं कैदी था उसके अंदर। मैं क्राइम करता हूँ और मुझसे इनफैक्ट क्राइम हो जाता है गलती में, अच्छा, ना चाहते हुए, तो वो फिर मैं कैदी बन जाता हूँ। तो वो मेरा एक रोल आया था उसमें, मेरा नाम आई थिंक यासिर था, बड़ी पुरानी बात है। अच्छा। और उसके बाद फिर एक आया खुदा के बाद, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी मैंने किया। और इसके बाद फिर मुझे एक मौका मिला एक गाने में एज अ मॉडल काम करने का। हाँ, वो कोई सॉन्ग था इसके साथ, फिल्मी एक्टर लैला लैला के साथ। वही। हाँ, बेसिकली दोस्त है मेरा सनाउर रहमान, अच्छा, और वो सिंगर है मेरा, बड़ी है, बड़ा पुराना। तो उसने लिखा, उसने उसको जो है वो डिजाइन किया, उसने गाना गाया, और हमने डिसाइड किया कि यार मॉडल घर का लैला हम बाहर से ले लेंगे। तो हम लाहौर गए, तो प्रोडक्शन हाउस से हमारा हुआ कॉन्ट्रैक्ट, तो लैला हमारे साथ हुआ ही। वो गाना आया, गाने ने मार्केट में ठीक ठाक किस्म का नाम बना लिया। और ये वो दौर था अर्शद भाई जब यूट्यूब पाकिस्तान में बैन थी। अच्छा, उन दिनों में बैन थी। इवन देन गाने ने अपनी जगह बना ली थ्रू फेसबुक, और एक डेली मोशन के नाम से एक हुआ करती थी यूट्यूब के बैकअप के ऊपर, तो ये बड़ा उसका नाम बना। तो वो बेसिकली ये है। फिर इसके बाद रिसेंटली 2-3 साल पहले मैं 2017 में दुबई में मैं गया, तो जी टीवी फ्रॉम इंडिया, हाँ बिल्कुल, और पाकिस्तान में ARY आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, इनकी कोलैबोरेशन हुई। तो उन्होंने एक ड्रामा वहां पे किया, तो मुझे उसमें एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर और प्लस मुझे एक रोल मिला वहां पे। ठीक है। और जावेद शेख साहब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़े हमारे मायनाज हैं, तो उनके साथ मैंने काम किया। और उनको बल्कि मैं बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया, उनको ना ये रोमन उर्दू नहीं पढ़नी आती थी जावेद शेख साहब को। तो कहते थे यार यहाँ पे कोई लड़का है जिसको उर्दू लिखनी आती हो, तो अच्छा। इंडियंस जो है ना वो उर्दू नहीं लिख सकते, वो रोमन लिखते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा मैं कर दूंगा। तो मैंने फिर उनको उर्दू में उनके डायलॉग लिख के दिए। उसमें क्या हुआ कि उनके साथ कुर्बत बड़ी मजे की मिल गई, 1 to 1 अच्छा, तजुर्बे जिंदगी के उनसे डिस्कस हुए, ये एक्टर होता क्या है, किस तरह से बनते हैं। साथ में उनको लिख के देता, फिर वो रिहर्सल करते मेरे साथ, वो कैरेक्टर A बनते, मैं B बन जाता। ठीक है जी, तो उस चक्कर में बड़ा मजा आया मुझे। तो वो वाला भी हमारा रोल बड़ा हिट हुआ, बड़ा फेमस किया वो वाला भी। यानी लास्ट जो आपने किया 2-3 साल पहले, वो दुबई वाला, वो दुबई वाला टीवी वाला, जी टीवी हो गया। तो इन फ्यूचर कुछ है प्रोग्राम मजीद करने का, या कि अब स्टॉप कर दिया है? दिल तो बड़ा चाहता है अच्छा। इसको मैं कंटिन्यू करूं, और चूंकि मैं भी सहाफत से मेरा फिलहाल कह लें कि स्टॉप चल रहा है, मैं बस सोशल मीडिया पे जो चीजें कर रहा हूँ वो तो मैं देखता रहता हूँ। रिसेंटली मैंने एक चाइनीज ब्रांड है जटोर, ठीक है, हाँ, उसका मैंने एक ऐड किया है लाहौर में। ठीक है। और उन्होंने मुझे जी हायर किया है कि हमारे जितने भी एड्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो आपने शूट करने एज अ मॉडल। कल मैं लाहौर ही था, बल्कि आपसे मेरी जब फोन पे बात हुई थी, तो 2 दिन के बाद दोबारा मैं लाहौर जा रहा हूँ। तो जटोर वो पूरे पाकिस्तान में लॉन्च कर दी हुई है। तो उनकी लाहौर में गुलबर्ग में एक ब्रांच है, उसमें ओपन करने के साथ उन्होंने उसके कुछ शूटिंग करनी है, तो उसके लिए मैं गया हुआ था। तो बस मॉडलिंग कुछ ना कुछ मैं रुकूंगा नहीं मैं, वो चलता रहेगा। असल बात क्या, आपने बताया कि शुरू से मेरे 2 शौक थे, एज एंकर और ये एज अ मॉडल। जी हाँ, बात असल में ये होती है आसिफ भाई कि कुछ जरासीम आपके पैदाइशी होते हैं। आपको जितना मर्जी घर वाले डांट ले, वो निकले हालात अप डाउन हो जाए, लेकिन वो जरासीम जो है हरकत करते रहते हैं। कहीं ना कहीं इतनी अच्छी जॉब थी, जी हाँ, टीवी चैनल पे कर रहे थे, ठीक है, साथ मॉडलिंग का भी था, जी हाँ, और ड्रामों में भी था। इतना अच्छी जॉब मिलना इस दौर में, इज्जत भी, शोहरत भी, ये स्वीडन जाने का ख्याल कैसे आ गया, और क्या इसके पीछे स्टोरी है, ये कुछ बताएं मुझे। जी हाँ, मेरा यूरोप जाने का शौक तो बिल्कुल भी नहीं था कभी भी, जैसे लोग कहते हैं कि यूरोप जाना किसी तरीके से, मैंने जाना है या मैं जाना चाहता हूं, नहीं था मेरा ना। हाँ, यूरोप में मुझे स्कैंडिनेविया शुरू से पसंद था। अच्छा। स्कैंडिनेविया में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क आते हैं। मैंने कहा जब कभी भी गया तो इन मुल्कों में जब जाऊंगा, वैसे नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है। हुआ ये कि एक्सपोजर मैंने ले लिया इस्लामाबाद का भी, लाहौर का भी, गुजरात तो ऑलरेडी हमारा घर है। मैंने कहा इससे बड़े लेवल बाहर निकलते हैं स्टडी के लिए। तो फिर मैंने एज अ स्टूडेंट वहां पे गया स्वीडन जी, स्टडी के लिए गया वहां पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ से ग्रेजुएशन की हुई थी। हाँ बिल्कुल। हाँ, और अब मैं ना चाह रहा था कि मजीद इसके अंदर जो है ना वो इंटरनेशनल एक्सपोजर लेके आऊँ। तो मेरा एडमिशन हो गया स्वीडन के यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां पे चला गया, वहां से मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की। जब मैंने कंप्लीट कर लिया, मैंने कहा ओके जी, व्हाट शुड आई डू, शुड आई गो बैक टू माय कंट्री और शुड आई स्टे हियर। तो ये बड़ी कंफ्यूजन थी मेरे अंदर। अच्छा। और कंफ्यूजन इस तरह से थी कि यार ये इतना मजे का मुल्क है, इसको कैसे छोड़ूं मैं। अच्छा। और पीछे अपने वालिदैन भी है, तो फिर मैंने मशवरा किया अब्बाजान से, भाइयों से, आप जानते हैं हमारी फैमिली को। हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा यार ठीक है, अपने दिल की सुनो,
ठीक है जी। तो उन्होंने सपोर्ट किया कि स्टे देयर, जब दिल करे कि आप भी आ जाया करो। तो वो अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि मैं हर 6 महीने के बाद चक्कर जरूर लगाता हूँ। हाँ, वो आते रहते हैं गायब गायब। जी हाँ, तो बेसिकली उसके पीछे पर्पस ये था कि एक्सपोजर लेता हूँ, वो एक्सपोजर लेने के चक्कर में मैं फिर वहीं का होके रह गया, वहीं का हो गया। लेकिन आना जाना मैंने कंटिन्यू रखा। वो मुझे याद आया, ये मुझे स्टार्टिंग में कहना चाहिए था। डॉक्यूमेंट आपके क्लियर हो गए स्वीडन के, मेरी तरफ से और ARP की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। वो भी हो गया, बहुत शुक्रिया। स्वीडन में कितना अर्सा हो गया? अरशद भाई मैं 2018 में गया था। अच्छा। और अब 25 है, आप कह सकते हैं कि 6.5 पौने 7 साल तकरीबन। तो उधर क्या जॉब वगैरह करते हैं या कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस बनाया हुआ है? और ये भी मुझे बताएं कि पहले तो आप जाहिर है एज ए स्टडी गए थे, अब मेरा 2-3 साल से फैमिली भी साथ ले गए हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो फैमिली के बारे में भी कुछ बताएं मुझे, और ये बताएं कि उधर क्या कर रहे हैं आजकल। स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जी, मैं स्वीडन की वैसी तारीफी शुरू कर दी है मैंने, बहरहाल पहले जी करनी पड़ेगी, है जो अच्छा है जो अच्छा। स्वीडन ऊपर से ये है ना, आप रहते भी उधर, रहता उधर हूं मैं। स्वीडन वाले ना फैमिली को डे फर्स्ट से ही अलो करते हैं स्टूडेंट को कि ले आओ। ये अच्छा बड़ा मुल्क है इस तरह का। अच्छा, बाकी मुल्कों में बहुत ही कम होगा ऐसा। डे फर्स्ट से ही मैंने कहा जी मेरी फैमिली तो उधर है। नहीं, एक मिनट जी जी प्लीज। आप स्टडी के लिए गए हैं, अगर आपकी फैमिली है तो आप साथ लेके जा सकते हैं। बिल्कुल, वो स्टूडेंट को भी अलो करते हैं कि भाई अकेले रहना चाहते हो या फैमिली को लाना चाहते हो। ठीक हो गया। तो मैंने कहा जी मेरी वाइफ है, मेरी अब तो मेरी 2 बेटी है माशाल्लाह। तब मेरी 1 बेटी थी, तो मैंने कहा उनके साथ मैं रहना चाहता हूँ, 2 साल मैंने यहाँ पे रहना है, तो कैसे मैनेज होगा बच्चों के बगैर। तो उन्होंने मुझे उनका भी वीजा दे दिया। तो ये स्वीडन बेसिकली इस तरह का मुल्क है कि वो स्पाउस को वीजा भी शुरू से ही देता है आपको। अच्छा। अगर आप लेना चाहें तो आपने सवाल किया मैं वहाँ पे क्या करता हूँ। मैं गया तो मैं एज अ स्टूडेंट था, स्टडीज मैंने वहाँ पे की। और आपको पता है कि जब आप स्टडी कर रहे होते तो फिर आप शॉर्ट टाइम पार्ट टाइम 2-4 घंटे की जॉब वगैरह करते हैं, वो ऑलरेडी होती है उसके और इसमें बड़ा प्राउडली कहना चाहिए कि हम लोग जॉब्स वगैरह करते हैं। तो लेकिन अब फिर मेनवाइल मैंने क्या वहाँ पे किया कि मैंने कहा यार जो चीज मैंने की खारियां गुजरात और इस्लामाबाद लाहौर में, मुझे यहाँ पे भी यही करनी है। ठीक है ना, वो अपनी बात कि वो जर्सी में है, वो जर्सों में है, वो निकाल लिया। ठीक है। तो मुझे मैंने वहाँ पे ना टिकटॉक पे वीडियोस बनानी शुरू की। मैंने कहा यार यहाँ पे तो गोरे हैं, स्वीडिश है, ये लोग मुझे कैसे जानेंगे। लेकिन पता ही चला कि अपनी कम्युनिटी भी वहाँ पे बहुत तगड़ी है, बहुत ज्यादा। तो मैंने जब 1-2 वीडियोस बनाई बड़े अच्छे टॉपिक्स के ऊपर, तो मुझे फीडबैक आना शुरू हुआ। और फीडबैक इस तरह का था कि मार्केट्स के अंदर लोगों ने मुझे पहचानना शुरू कर दिया। अब स्वीडन बहुत बड़ा है, ठीक है जी। एक आध दफा मैं मार्केट में गया फैमिली के साथ, तो मुझे उन्होंने पहचान लिया, कहते हैं आप टिकटॉक वाले आसिफ शबीर है। मैंने कहा जी। उसके बाद मुझे कहा यार ये तो बड़े मजे का काम है, अब इसमें मैं तेजी लेके आऊंगा। फिर जहाँ पे एक वीडियो थी, मैंने दिन की 5-5 वीडियोस डालनी शुरू कर दी। उसमें क्या हुआ कि अब स्वीडन में जितने भी फेमस टिकटॉकर्स हैं, आप 10 अगर 10 ले लें कोई भी देसी, तो उनमें 10 में मेरा नाम तो कहीं कहीं जरूर है। अच्छा। ठीक है जी, 2-4 में मैं जरूर आता हूँ। इसलिए जब भी कोई रूल्स की बात हो स्वीडन में कि अब नए रूल्स आ रहे हैं इमिग्रेशन को लेके या वर्ल्ड वाइड कुछ भी हो रहा है, तो लोग ना मेरी आईडी को विजिट करते हैं कि आसिफ को विजिट करते हैं, वहां से कोई बात अथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी नए रूल रेगुलेशन। जी हाँ, तो उसकी वजह से मैं स्वीडन में फेमस हो गया। अच्छा। फिर वहां पे मुझे ये प्रोग्राम करने का मौका मिला, बड़े बड़े इवेंट्स मैंने होस्ट किए। हाँ बिल्कुल, एज अ होस्ट। देखता हूँ मैं। जी हाँ, सबसे पहले मैंने 23 मार्च को किया यौम पाकिस्तान पे। 2019 में मैंने कर दिया। अच्छा। वेरी नेक्स्ट ईयर तो एम्बेसडर आए हुए थे, बड़े खुश हुए। तो उन्होंने कहा जी हमेशा से आप हमारा किया करें प्रोग्राम। वहां से किया। फिर मैंने शौकत खानम का किया। हाँ बिल्कुल, वो बहुत बड़ा था। उसमें मलकू जो सिंगर है हमारे, बिल्कुल वो गए हुए थे। अभी रिसेंटली बेरोज सब्जवारी वो गए हुए थे। तो ये सारे मुझे वहाँ पे करने का मौका। फिर मैं बेल्जियम गया। बेल्जियम में मैंने कुछ इवेंट्स किए एज अ होस्ट। ग्रीस में किए। और जी हाँ, और बल्कि नेक्स्ट जो है वो नॉर्वे के अंदर एक जो मेरे ना इन पाइपलाइन में है इवेंट्स करने के वाले से। तो अल्लाह का शुक्र है। वो अरशद भाई, ये आप इस बात से एग्री करेंगे कि आपका पैशन और प्रोफेशन दोनों सेम हो जाए ना, तो मजा आ जाता है लाइफ में, मजा आ जाता है। दोनों चीजें सेम हो। अब आ जाए कि 6 से 7 साल हो गए स्वीडन में रह रहे हैं। जी हाँ, कुछ हमारे नाजरीन को बताएं कि स्वीडन कैसा मुल्क है, वहाँ की क्या रूल रेगुलेशन है, और सेम लाइक इधर की तरह के रूल रेगुलेशन है या उनका कोई और सिस्टम है। एक नया बंदा जाता है, उसको कैसे केयरिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट किस तरह, इस बारे में ना कुछ स्वीडन के बारे में बताएं। इसमें एक तो ये फायदा होगा आसम भाई कि आप उधर रह रहे हैं, एक्टिव भी हैं, और मैं चाहता हूँ कि जो नए स्टूडेंट या लोग जाते हैं हमारे प्रोग्राम की वसासत से, उनको कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए। कल कल को वो जाते हैं तो चले उनके थोड़ा फायदा हो जाएगा। इस बारे में कुछ बताइएगा।
अच्छा भाई, स्वीडन जब आप चले जाते हैं ना, स्पेशली एक ऐसे मुल्क से जिसका नाम पाकिस्तान हो, ठीक है, तो एक दफ़ा आपका सर चकरा जाता है। अच्छा। और आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। खैर, मैं ये बात बड़ी अजीब करने वाला हूँ, लोगों को शायद पसंद आए या ना आए, कि यार मैं इधर पैदा क्यों नहीं हुआ, काश मैं इस मुल्क में पैदा हो जाता। अच्छा, इतने अच्छे रेगुलेशन या केयरिंग करते हैं। जी हाँ, मैं ये कहता हूँ आमतौर पे कि अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी जी, अक्सर आप ना उसके रूल की भी मैं टिकटॉक देखता हूँ कि मैं इधर आया, ये हुआ, तो मैं हैरान होता हूँ। वही स्केच मेरे ज़हन में है। मैंने कहा आसिफ भाई से जब मुलाकात होगी या इंटरव्यू का प्रोग्राम तो पूछूंगा। अक्सर औकात ना इमरान खान साहब ने ना कोड किया कि वेलफेयर स्टेट, मदीना की रियासत, अक्सर जिक्र करते हैं वो अपनी जब करते थे स्पीचेस के अंदर। तो मुझे भी समझ नहीं आती थी कि ये वेलफेयर स्टेट होती क्या है। बेसिकली वेलफेयर, जो वेलफेयर करे लोगों की, इसका आइडिया मुझे हुआ जब मैंने पहुंचा स्वीडन में। कि वो क्या कहते हैं स्वीडन वाले कि आपकी हर तरह की प्रॉब्लम की जिम्मेदारी हमारी है। अब हर तरह की प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, मैं सिर्फ 3 बताऊंगा। आपकी सेहत, अच्छा, एक छोटे पिंपल से लेके खुदा ना खास्ता कैंसर, एड्स तक भी आपको बीमारी है, खुदा ना खास्ता, तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी जो परेशानी आपने नहीं लेनी, वो रियासत ने करना है जो करना है। अच्छा अच्छा अच्छा। रिसेंटली मेरे एक दोस्त हैं, उनकी मिसेस को कैंसर डायग्नोज हुआ वहां पे, और अभी अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी हुई है। मैं जब वो फ्री हुए तो मैंने कहा बताएं भजन क्या खर्चा वगैरह, और कहते हैं केड़ा खर्चा यार, मनु पलियों उन्होंने मनु दिता है कि यार तू 3 महीने साथ ना रहे हैं। अब वही चीज पाकिस्तान में होती है कैंसर की, तो करोड़ों लग जाता है आपका। ठीक है जी, तो सेहत उनकी जिम्मेदारी है। पहली तालीम, आप नर्सरी की जो ग्रुप होता है, प्रेप नर्सरी जो भी होता है, वहां से लेके आप PhD डॉक्टर बन गए हैं, आपकी जेब से 1 रुपया नहीं जाएगा, वो करेंगे सब कुछ। आपने बस मेहरबानी करनी है, स्कूल आना है आप। ये आपकी नेकी होगी। ठीक है, ये आपकी नेकी है। तो जो यहाँ पे कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, या फिर इंसाफ की बात कर लें, हाँ बिल्कुल, या फिर नया पाकिस्तान की बात कर लें, यही नारे हमने सुने हैं ना यहाँ पे। ये बहुत पुरानी बातें हैं, उन लोगों ने सदियों पहले इस पे इम्प्लीमेंट कर दिया हुआ है। इन रिटर्न आपसे वो क्या लेते हैं? इन रिटर्न वो आपसे कहते हैं जी आप लोगों ने हमें टैक्स देना है। ठीक है, आप जो कमाते हो उसका इतने % टैक्स है, वो दो, 100% हम आपको रिटर्न करेंगे। और रिटर्न ऐसी हो रहा है, आपकी तालीम, आपकी जॉब, आपका घर, आपकी मेडिकल, और आपकी सबसे बढ़कर सोशल सिक्योरिटी। रोड पे जा रहे हैं रात को 12-2 बजे भी, अच्छा, आपकी घर की खातून जा रही हैं, कोई भी है, किस भी ड्रेस के अंदर है, कुछ भी पहना हुआ है, जरूरत नहीं है किसी बंदे की कि वो ऐसे करके सेकंड टाइम देखे उस बंदे को। अच्छा, जी हाँ। तो अब मुझे बताएं, इतनी सोशल सिक्योरिटी, इस लेवल की सोशल सिक्योरिटी हो यहाँ पे, तो हमारे मुल्क में अल्लाह करे हालात अच्छे हो, दिन दिहाड़े लोगों को लूट लिया जाता है। समझ ही नहीं आता। बंदा मारना कितना आसान है यहाँ पे, बिल्कुल इजी। ठीक है जी। और खवातीन की हरासमेंट किस लेवल पे चली गई हुई है। और चूंकि आपका इस बात से वास्ता दिन भर पड़ता होगा कि अस्पताल में किसी को एडमिट करवाना है, सिफारिशें, पैसा, क्या कुछ चल रहा है भाई। नहीं, एक कॉल पे सारे सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे। इसलिए मैं कहता हूँ कि उनका अखलाकियात नेक्स्ट लेवल का है। आपसे बात करते हुए अरशद भाई, उनके नाम माथे पे बाल आता है, चाहे आप उन्हें 10 घंटे जलील कर दें, वो ये नहीं और ये मगरूल है, नहीं, वो आपको 10 घंटे तक आपको जवाब देने के लिए बैठे रहेंगे कि यार आप मुतमिन हो मुझसे। इतने पोलाइट। हो सकता है कि इसकी डार्क साइड्स भी हो, कुछ लोग बुरे भी होंगे, हर जगह होते हैं। एक बात है ना आसिफ भाई, इस वर्ल्ड में ना जहाँ पे नेगेटिव है पॉजिटिव ऑलरेडी है, बिल्कुल ठीक है, ये तो चलता है, लेकिन आपने देखना है कि पॉजिटिव जो रूल है उसकी रेशो क्या है। तो उस रेशो की बात कर, हमने बड़ा मेरे लिए आसान कर दिया जवाब देना। तो उसकी रेशो सर मैं कहता हूँ कि 90% लोग तो बहुत अच्छे हैं, 90% लोग तो फरिश्ते वहां पे फैल रहे हैं आपके आसपास। ठीक है जी, वो छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, इवन पुलिस वाला भी है ना। ये रिसेंटली आते हुए ना, कुछ आने से कुछ दिन पहले पुलिस वाले से मेरा बात होगी मेरी ना, पता नहीं किस बात पे हुई ना, मैंने, हाँ, मेरी गाड़ी के पीछे वहां पे ना स्टिकर है लगा हुआ इमरान खान साहब का। ठीक है जी। तो मैंने कहा यार, मैंने कहा लगा तो लिया ही, मुझे कि रोक ना लें। तो मैंने कहा यार पूछूं कैसे, डांटे ना मुझे, मेरे माइंड में अपनी पंजाब पुलिस थी, गाली गाल कर देना। ठीक है। कुछ लोग, ज्यादातर अच्छे हैं भाई। तो मैंने क्या उसके बाद मैंने कहा आपसे एक सवाल पूछना है ना, कहता है क्या? तो
तो उसने इतने अच्छे तरीके से मुझे ट्रीट किया ना, ठीक है ना, मतलब बड़े जबरदस्त तरीके से। अच्छा बैकग्राउंड बताओ कहाँ से हो, मैं क्या पाकिस्तान से वगैरह वगैरह ना। तो पाकिस्तान की उसने उसका कहा यार मैंने किसी से सुना था पाकिस्तान के आम बड़े मीठे हैं, ठीक है ना। उसने यहाँ से शुरू किया मेरे साथ। मैंने कहा हाँ चल किसी दिन तुझे मैं ला के दूंगा वगैरह वगैरह ना। मैंने कहा हाँ मेरा सवाल ये है कि यार ये पिक्चर लगी हुई है, क्या ये स्वीडन में अलाउ है यहाँ पे? तो उसने बड़े अच्छे तरीके से आंसर किया कि हाँ अगर तुम्हारी विजिबिलिटी क्लियर है, तुम्हें ये पिक्चर तंग नहीं कर रही तो लगा लो, हमें कोई इतराज नहीं है, ठीक है ना। तो वो इतने अच्छे तरीके से उसने मुझे डील किया। तो ये तो मैं एक एग्जांपल दी है, जो कि पॉडकास्ट छोटी होती है हमारी, मैं आपको थाउजेंड्स एग्जांपल देने को तैयार हूँ कि उन्होंने सारा वर्क ही अखलाकियात पे किया है। और इसलिए जब मैं पाकिस्तान पहुंचू ना, तो मेरी अपने घर में क्या जोर चल रहा है आजकल, गली मोहल्ले में और अपने घर वालों में, भाइयों से मैंने बोला, मैंने कहा सारे काम छोड़ दें, अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करना सिर्फ अखलाकियात को लेके। सॉफ्ट स्पोकन, जितना आप बच्चों को प्यार से बोलना सिखाएंगे ना, ये इतने जबरदस्त आपके बच्चे बन के निकलेंगे। देखिए ना आसिफ भाई, एक काम है, जी हाँ, मैं कह देता हूँ, आप अपने बेटे को कहते हैं ना सख्ती से, जी हाँ, उसने मानना है क्योंकि आप सरबराह हैं, फादर हैं, ऐसे ही है। लेकिन ना उसके अंदर कुछ टाइम या कुछ दिन कुछ घंटे अंदर ना एक तकलीफ होगी। जी हाँ, वही बात आप उसको प्यार से कह देते हैं। जी हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप। तो उसमें क्या होगा कि वो बड़ा खुशी से करेगा। हालांकि ये भी हो सकता है उसको वो बात अच्छी ना भी लगे या वो काम करना ही नहीं चाहता, लेकिन आपने उसको तरीके से समझाया है या ये कहा है बेटा यार ये क्यों कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। और एक और बात भी है अरशद भाई, आपकी फैमिली वैल्यूज जो होती है ना, वो आपके ब्लड के जरिए आपकी जनरेशन में कन्वर्ट होती है। बिल्कुल। अगर कोई बंदा बदमाश है, ये जो वारदातें हो रही हैं पाकिस्तान में, कहीं भी दुनिया भर में, वो जो लोग भी कत्ल कर रहे हैं या फिर नशा कर रहे हैं ना, बेसिकली कहीं ना कहीं उनकी फैमिली से उनको ये मिला होता है। आप कह लें 70-80% वहीं से आता है। अच्छा, ये मैं एक पंजाबी की बात जो आपने, वो हमारे ना बुजुर्ग कहते हैं कि बल्ला बल्ले दानी फुल्ली जरूर होती है। बिल्कुल, बात वही आ गई कि कहीं ना कहीं पे वो बैकग्राउंड फैमिली का आ रहा होता है। तो इसलिए इतना अच्छा बन जाओ कि आपकी अच्छी चीजें आपकी जनरेशन में जाए, बेसिकली ये बात। हाँ, ये चीज है। अब आ जाए थोड़ा जाती लाइफ की तरफ। शादी लव मैरिज या अरेंज मैरिज? बिल्कुल जी, मेरी लव मैरिज हुई है। अच्छा सही है जी। तो माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? मेरी 2 बेटी हैं जी। अच्छा, कितनी एज है? एक 6 साल की है और दूसरी जो बेटी है वो रिसेंटली पैदा हुई है, तो वो भी 8 महीने की। 8 महीने की। बड़ी जो बेटी है वो पढ़ती है? जी हाँ, वो फर्स्ट ग्रेड में है उधर स्वीडन में। रमला नाम है मेरी पहली बेटी का, रमला आसिफ, और दूसरी बेटी का दानीन आसिफ। अब आ जाएंगे आसिफ शबीर। जी हाँ, अगर आज एंकर पर्सन ना होते तो सेकंड ऑप्शन क्या था? 2 ऑप्शन थे। अच्छा, एक ऑप्शन थी जो मैंने पहले बता दी एज अ एक्टर, कि मैं फिर उसको प्रॉपर्ली अडॉप्ट करके मैं फिर यहाँ पे ना होता, फिर मैं कराची लाहौर में प्रॉपर किसी मूवी इंडस्ट्री में बैठा होता, या फिर मुझे शौक शुरू से था और आज भी है क्रिकेटर बनने का। अच्छा, जी हाँ, ये लोगों को शायद पता ना हो, मैं बड़ा अच्छा क्रिकेटर भी हूँ। ये मुझे भी नहीं पता, मैं खुद बड़ा खेलता रहा हूँ। आप मेरे गाँव के हो, जी, सारा कुछ जानता है। बल्कि आपने फर्स्ट टाइम बल्कि आपके जो कजन्स वगैरह है ना, कभी उनसे पूछेगा कि हम लोग जाके ना वो साइड पे जो गाँव के जहाँ पे एंड होता है, वहाँ पे हमने बचपन में इतनी क्रिकेट खेली है, 8-8 घंटे हम खेलते रहे हैं लगातार। तो आज भी मुझे वो शौक, बल्कि स्वीडन में मैं खेलता हूँ। समर के अंदर, समर में हम क्रिकेट खेलते हैं स्वीडन में, और विंटर में हम बैडमिंटन खेलते हैं। तो स्पोर्ट्स मैं कभी नहीं छोड़ता, वो मैं जरूर करता हूँ। ये सेकंड ऑप्शन। जी हाँ, बाहर होते हैं, जाहिर है बहुत सारी पीछे आपकी यादें होती है। कई दफा शाम को थक के आए, दिन को आए, तो उनमें ये होता है कि 1 या 2 उनमें दोस्त कर लें, घर वाले कर लें, कुछ और लोग कर लें जो आपके साथ जिन्होंने अच्छा वक्त गुजारा। कौन सी ऐसी हस्ती है, ऐसा दोस्त है जिसकी बहुत ज्यादा जब आप उधर होते हैं तो याद आती है? अर्शद भाई, उधर ना कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी कि अब यहाँ पे आ गए हैं, अब वापस नहीं जाना। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ना मेरी ना हर नमाज में ये दुआ होती है कि अल्लाह पाक पीछे जाने का मौका मुझे प्रोवाइड कर, कि मैंने जाना ही जाना है। तो इसलिए मैं हर 6 महीने बाद आ जाता हूँ। उसके पीछे आने की सबसे बड़ी वजह होती है, सबसे पहले मेरे वालिदैन, मेरे अम्मी अब्बू। और यकीन करें, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं ये पूछने लगा था ना, तो मेरे दिमाग में था ये बंदा जो है, देखिए सभी अपनी वालिदैन से प्यार करते हैं, सभी करते हैं। और आप जब आते हैं 6 माह 8 माह, इसके पीछे भी यही राज़ो न्याज़ है, सिर्फ ये राज है, ये है। ठीक है, और आज आप जिस मुकाम पे हैं
मेरा ख्याल है इसके पीछे दुआएं भी उनकी हैं। मैं जब फर्स्ट टाइम गया ना तो अम्मी अबू को आइडिया नहीं था कि स्टूडेंट कितनी दूर है, तो वो मुझे ना वो ट्रैक कर रहे थे मोबाइल पे। अच्छा। कि वो पंजाबी च कहते हैं ये जहाज रुकदा ही नहीं पिया, ये जा ही जा रहा है 13 आवर्स लगते हैं। अच्छा। तो ना मुझे पता चला पहुंचने के बाद कि अब्बू और अम्मी 2 दिन के लिए बीमार हो गए इस गम के साथ कि इतनी दूर भेज दिया हमने आसिफ को। और पहला जुमला कहता कि 10 साल तो पहले ए नहीं आंदा। मैंने उनकी वो मिथ तोड़ने के लिए मैंने अल्लाह से दुआ की। अच्छा। मैं जनाब हर 6 महीने बाद जनाब अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी मैं आ गया। तो वो अक्सर फेसबुक पे देखते हैं ना, आई एम कमिंग, आई एम गोइंग, ये चलता रहता है। पर्पस सिर्फ अम्मी अब्बू है। हकीकत बात है। मैं अक्सर ये कहता हूँ आसिफ कि बहुत लकी पर्सन है वो शख्स जिसके वालिदैन हयात है और सेहतमंद है। यकीन करे कि दुख भी बड़ा होता है कि जिनके वालिदैन नहीं है तो केयरिंग नहीं करते। देखिए 6 माह तो बहुत जल्दी है। अगर आप 1 साल के बाद भी आए, 1.5-2 साल बाद भी रूटीन पे आते रहे, ये बड़ी बात होती है। ओवरसीज उधर देखे पहले आप अकेले थे, फैमिली है। मैं इन चीजों को समझता हूँ कि वहाँ पे आपका खर्चा डबल हो गया, मैनेज करना होना आना, तो ये होता है, बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये है कि मैं खुश होता हूँ बिल्कुल यार 6 माह के बाद ये बंदा बेसिकली ना अरशद भाई, वो जो मेरे आने पे ना देखें 2 तरह की खिदमत है। यहाँ अपने वालिदैन को आप राती मुठियां पर हो, कुटो, और दूसरी ये कि यार वो आपको मिस कर रहे हैं और आप झटके से उनके सामने पहुंच जाओ। तो मैं समझता हूँ मैं ये खिदमत करने के लिए अल्लाह ने मुझे चुना है अपने वालिदैन की ना, तो वो दुआएं देते हैं, मैं फिर से एनर्जी लेके चला जाता हूँ। फिर 6 माह 8 माह गुजर जाते हैं। बिल्कुल। कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक अधूरी हो पर्सनल कैपेसिटी में, या फिर कह लें कि एज अ कंट्री, या फिर ओवरऑल? नहीं, एज ए पर्सनल। अर्शद भाई सारी पूरी हो गई, अल्लाह पाक का शुक्र है। कोई खास इस तरह की री नहीं है कि मैं कहूँ कि यार ये मेरे पास होना चाहिए था। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अल्लाह पाक ने नवाज दिया हुआ है, सब ठीक चल रहा है। इतनी अच्छी लाइफ गुजर रही है, कभी लाइफ में कोई ऐसा लम्हा भी आया है कि वो दिन ही ना गुजरा हो, इतना दुखी, इतना परेशान? कभी लाइफ में ऐसा भी हुआ? कह सकते हैं एक दफा ऐसा हुआ, मैं और वो भी मेरे वालिदैन से रिलेटेड है। हाँ बिल्कुल। वालिद साहब मेरे 4 साल पहले बीमार हो गए। हाँ बिल्कुल। बड़े शदीद किस्म के। हाँ बिल्कुल। और इस तरह के बीमार हो गए कि डॉक्टर्स होपफुल नहीं थे उनकी रिकवरी को लेके, और मैं उस टाइम पे उन्हें मिल के स्वीडन पहुंच रहा था। बिल्कुल। मैंने जाके वहाँ पे लैंड किया आरलांडा एयरपोर्ट पे, और वहीं पे मैंने फ़ोन किया अपने बड़े भाई काशिफ को और आतिफ को। साकिब भाई तो उन दिनों में दुबई में थे, तो मुझे कहते हैं कि यार पहुंच गए हो? मैं कहा जी पहुंच गए, 13 घंटे का सफर तय करके मैं पहुंच गया हूँ। अच्छा। कहते हैं यार वापस आ सकते हो? मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं यार अब्बू की सेहत अच्छी नहीं है, तो डॉक्टर्स ना मुतमईन नहीं हो रहे, तो हम होपफुल नहीं है यार, वापस आ सकते हो? मैंने कहा मैं भी आया, मैंने घर पास ही था मेरे एयरपोर्ट से, मैं घर गया, कपड़े चेंज किए, अगली टिकट बुक कराई, मैं प्लेन में। अब वो जो प्लेन का सफर 13 घंटे का था ना, वो मुझे 26 घंटे का लगा, खत्म ही नहीं हो रहा कि वो वसवसे कि मैं पहुंचूंगा, आगे क्या सूरत हाल होगी। ये लम्हा मुझे आज तक बड़ा पेनफुल लगता है। वो जो 13 घंटे थे ना, वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने मौजज़ा किया। बहुत सारे लोगों ने दुआएं भी की। अब आ जाए कि आसिफ शबीर खामोश तब है। देखिए जो आपका जॉब है उस हवाले से तो मुझे सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ ये होता है कि हमारे काम है ना, हो सकता है मैं इधर मेरी मजबूरी है बातें करना, मैं एज ए एंकर काम कर रहा हूँ, तो वो ये है कि आम लाइफ में घर में या दोस्तों में खामोश तब है या ये कह लें कि बतूनी है, इस बारे में कुछ बताइए। मैं खामोश तब बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा, घर में भी यही चलता है? घर में भी यही चलता रहता है। अच्छा। ठीक है जी। और जिसके साथ मेरी फ्रिक्वेंसी मैच हो जाए ना, हाँ असल चीज है, फिर उसने मुझे चुप कराना खुद ही। ठीक है जी, वही चुप कराएगा। हाँ, जिसको मैं नहीं जानता उससे मैं क्यों बात करूँ? हाँ बिल्कुल, यही बात होती है ना। कुछ लोग होते हैं वो नहीं भी जानते तब भी जनाब बोलते ही रहते हैं, तो मैं आपकी सवाल का जवाब कि मैं खामोश तो बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है। बातें बहुत चलती हैं, हर तरह की बातें चलती हैं, हर तरह की चलती है। बचपन का कोई ऐसा वाकया? देखिए बचपन में हम कुछ ऐसे काम करते हैं उस वक्त हमारी नजर में वो बिल्कुल ठीक होते हैं, वालिदैन भी कहें तो हम कहते हैं एवं अब्बा जी ने रोला पाया, ठीक है, मैं केड़ा कोई कर रहा है, हालांकि वो बड़ी बात होती है। जी हाँ। ठीक, कोई ऐसा वाकया जो आज अकेले भी बैठे हो याद आता हो, यार आसिफ शबीर आप ये भी करते रहे और वो बंदा सोचता हो, कोई ऐसा वाकया भी याद आता है बार बार? बचपन के वैसे तो बड़े वाकयात होते हैं। हाँ होते हैं। आपकी बात से मुझे फौरन याद आ गया था कि मैं आपसे ये शेयर करता हूँ।
बड़ा मजे का वाकया था। पता है हमारे कल्चर के अंदर आज भी एक चीज है कि किसी के घर मेहमान आए ना, हाँ। तो वो जाते हुए 50, 100, 200 बच्चों को देख जाते हैं। तो मैं ना बचपन में तो छोटा बच्चा था, कुछ 4-5 साल का, तो मैं ना हमसाये के घर गया था खेलने के लिए। अच्छा, ये बड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। तो उनके घर मेहमान आ गए, तो मेहमान जब उनके घर जाने लगे ना, तो उठते हुए उन्होंने समझा कि ये बच्चा इनका है, मतलब गवांडिया था। ठीक है। तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे पता नहीं 50 दिए या 100 दिए। तो मेरी मासूमियत का लेवल ये था कि मैंने तब भी सच बोला। मैं क्या अंकल जी मैं इन्ना दिन मैं गवांडिया का बच्चा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो मुझे आज ही बड़ा याद आता है कि यार वो बचपन में ये वाली चीज भी थी। ऐसे तो और भी बड़े वाक़यात और वाक़े असल में वही कहते हैं ना, छोटा बच्चा जो है ना, इसकी मिसाल भी कई दफा देते हैं कि जैसे फरिश्ता होता है ना, तो किसी से झूठ नहीं बोलना, ऐसे ही है। ठीक है। तो वो होता है इसमें। आसिफ भाई यकीन करो, बहुत से मैंने प्रोग्राम किए, बहुत लोग आए, कहना भी चाहता हूँ और दिल भी नहीं कर रहा। जी। इतना मजा जो है ना मुझे कभी नहीं आया, और अभी भी मेरा दिल कर रहा है कि आपके साथ ना रेगुलर बातें करता रहूं। इतना मैं एंजॉय कर रहा हूँ, और आपसे बातें करके, और हम एक ही गाँव के हैं, फर्स्ट हम इतनी रेगुलर बातें की है, हमने इकट्ठे बैठे हैं, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन आप भी एक जर्नलिस्ट है, एंकर भी है, समझते हैं थोड़ा टाइम का भी होता है, टाइम तो पहले तो वो थोड़ा सा है। तो आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको गाए बगाए मैं बुलाता रहूंगा। मुझे भी सर प्राउड फील हो रहा है कि मेरे गांव के बड़े भाई अरशद साहब, जिन्होंने अपने करियर का आगाज कुछ साल पहले किया और आज एक मंजे हुए एंकर बन चुके हैं, और मुझे प्राउड ऑफ यू, मैं यही बोलूंगा, प्राउड ऑफ यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।